जय हिंद प्यारे भाइयों और बहनों। आज का क्लास प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है 16 अगस्त 1946 को, जब भारत में शिमला सम्मेलन हुआ था। इसे असफलता के कारण मुस्लिम लीग कार्रवाई दिवस मनाती है। इस कार्रवाई दिवस के तहत भारत में दंगे फसाद शुरू हो जाता है। सबसे ज़्यादा दंगा हुआ था नोआखली में, बंगाल के नोआखली में। वहाँ पर 20,000 महिलाओं को रेप कर दिया गया था और अंग्रेज फौज देखते रह गए थे, कोई बचाने नहीं गया था। बल्कि जो महिलाएं अपने इज्जत बचाने के लिए भाग रही थी, उनको बता रहा था कि देखो वहाँ भागी है, वहाँ छिपी है, वे वहाँ छिपी है। और जितने बुद्धिजीवी लोग थे, ये लोग तटस्थ थे, पढ़े लिखे व्यक्ति साइड से देख रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। वहाँ पर महात्मा गांधी गए। अकेले महात्मा गांधी बंगाल के दंगों को रोक देते हैं। नोआखली में, अभी वर्तमान में जो नोआखली है ना, यह बांग्लादेश में चला गया है। नोआखली में सबसे अधिक महिलाओं को रेप और मर्डर हुआ था, मार दिया गया था। सबसे भयानक नोआखली में हुआ था। जब देश आज़ाद हुआ था ना, तो महात्मा गांधी नोआखली में ही थे। लोग कहते हैं कि नोआखली में महात्मा गांधी आज़ादी के समय घूम रहे थे जब देश आज़ाद हुआ था। लोग को पता नहीं है कि नोआखली में कितना भयानक घटना घटा था। जब महात्मा गांधी वहाँ खड़ा हुए थे ना, अकेले बंगाल का दंगा रुक गया था। अंग्रेज फौज वन मैन आर्मी कह रहा था, अकेले फौज के बराबर है। थोड़ा सोचिए, ना लाठी चलाएं, ना बंदूक चलाएं, ना गोली चलाएं, ना बम चलाएं, केवल वहाँ खड़ा हुए ना तो दंगा रुक गया था। इस दंगे को देखते हुए कांग्रेस ने सीआर फार्मूला के आधार पर विभाजन के लिए राजी हो गया। देश के विभाजन के लिए राजी हो गए थे, क्योंकि बहुत दंगे भयानक हुआ था। इसी समय ब्रिटेन वायसराय नया बनाकर भेजे थे माउंटबेटन को, और माउंटबेटन को इतना बताया था कि देखो वहाँ पर जाओ और द्विराष्ट्र मत होने देना, संयुक्त बनाकर रखना, भारत को बांटना मत, कोशिश बहुत करना। तो माउंटबेटन वायसराय बनकर आते हैं। माउंटबेटन ये आते हैं तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर मार काट चालू है। कोई उधर मार दे रहा है, कोई उधर काट दे रहा है। दंगा बहुत भयानक है। मजबूरन माउंटबेटन को सीआर फार्मूला के आधार पर देश के विभाजन के लिए राजी हो जाते हैं और देश को विभाजन कर देते हैं। बुलाते हैं मैक्यूअल, रेडक्लिफ है। और ये 14 अगस्त 1947 में देश को बांट देता है। जितने पुलिस थाना था उस सबको पकड़ कर और एक सीध में रख कर नक्शा पर लेकर लाइन मिला देता है। उस समय माउंटबेटन थे, नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू,
रेड क्लिफ था, और रात में बैठते हैं और इस पर नक्शा रख कर चौकी पर, और उसको पूरा थाने को मिलाकर खींच दिया जाता है। एक तरफ पाकिस्तान हो जाता है और एक तरफ भारत बन जाता है। ये आधी रात की घटना घटती है और उसी रात में खंभा गड़वा देते हैं सब। किसी का घर पाकिस्तान में चला गया, किसी का घर भारत में रह गया और द्वार पाकिस्तान में चला गया। पाकिस्तान में घर है तो उसका द्वार भारत में हो गया, किसी का भारत में घर है तो उसका द्वार पाकिस्तान में चला गया, किसी का आंगन पाकिस्तान में हो गया तो घर भारत में हो गया, किसी का जो जानवर था वो भारत में रह गया, घर पाकिस्तान में चला गया। जब भोर में लोग उठे तो उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ, ये तार कौन घेर दिया। जब सुबह पता चलता है कि देश का बंटवारा हो गया है, ये पाकिस्तान में तुम हो और ये भारत में है। ज़रा सोचिए कि उस समय क्या स्थिति हुआ होगा। बाल्कन समिति के आधार पर 1947 में देश को बांट दिया जाता है। कोई दिक्कत है? बाल्कन प्लान आधार पर देश को 1947 में बांट दिया गया था। और पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना को माना जाता है, जिन्ना को कहा जाता है। और पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली थे, जो संयुक्त भारत के वित्त मंत्री थे, संयुक्त भारत के वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत ने गांधी जी बांटे हैं। भाई गांधी जी नहीं बांटे हैं, आप जाकर इतिहास को पढ़ो। लोग गांधी जी को गलियाते हैं कि 2 देश बांट दिए। अच्छा ये बताइए, इतना आपने इतिहास पढ़े, मुस्लिम लीग, कहीं महात्मा गांधी का इसमें चर्चा है? इसमें कहीं महात्मा गांधी नहीं है। आप बाल्कन ये देखिए, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, इसमें महात्मा गांधी तो नोआखली में जाकर वहाँ दंगा हुआ था तो उसको बचाए हैं। इसमें महात्मा गांधी कहीं देश के बंटवारे में सहयोग दिए हैं, ये बंटवारे के बात करे हैं? वो तो चाहते थे कि मिलजुल कर रहो, हिंदू मुस्लिम एकता बना रहे, वो तो बंटवारा नहीं चाहते थे। फिर भी लोग गांधी जी को गलियाते हैं। जब गोड्स ने गांधी जी को गोली मारा था तो लोग कह रहे थे कि गोड्स ने सही किया जो महात्मा गांधी को गोली मार दिया। बताइए, एक बुढ़ा व्यक्ति को आप गोली जाकर मार दिया। हम लोग उनको एक लपड़ नहीं मार सकते हैं, गोड्स ने गोली जाकर मार दिया। गोड्स में इतना ही क्षमता था, उसके पिछवाड़े में इतना ही दम था, तो अंग्रेज को जाकर मारता। माउंट बेटन आया था, उसको मार देता। देश जो बंटवारा कर रहा था, नक्शा बैठा कर, और जो देश को लाइन खींचा है बंटवारा का, रेखा खींचा था, रेड क्लिफ रेखा, इसको रेड क्लिफ रेखा कहा गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच के जो रेखा था ना, रेड क्लिफ ने खींचा, उसे रेड क्लिफ रेखा बोला जाता है। रेड क्लिफ को जाकर तू मार देता। भाई गांधी जी को क्यों मारा तूने, बताइए? सुभाष चंद्र बोस। देखिए, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में
उड़ीसा के कटक में हुआ था। कटक में इनका जन्म हुआ था। इनके राजनीतिक गुरु, जो राजनीतिक गुरु थे, CR दास, चित्तरंजन दास पूरा नाम है। सुभाष चंद्र बोस 1920 में ICS इंडिया सिविल सर्विस परीक्षा पास किए थे। इनके पिताजी बार बार इनको टॉर्चर कर रहे थे कि तुम इतना पढ़ा लिखा हो, तुमसे एक परीक्षा नहीं निकल पाएगा, ICS का परीक्षा नहीं निकल पाएगा। सुभाष चंद्र बोस जी को बार बार ताना मार रहे थे। उनके पिताजी चाह रहे थे ना कि तुम ICS परीक्षा, उस समय की सबसे टॉप लेवल का परीक्षा हुआ करता था। भारत नहीं बल्कि इंग्लैंड का भी, ब्रिटेन का भी, ब्रिटेन भारत का सबसे उच्च परीक्षा था ICS परीक्षा। यदि इसका अधिकारी बन गए तो इनका वैल्यू ज़्यादा हो जा रहा था। तो चाह रहे थे कि आप बड़ा अधिकारी बनो, इनके पिताजी चाह रहे थे। सुभाष चंद्र बोस बार बार सुन रहे थे इस बात को। एक बार इनकी बात को थोड़ा सा गहराई में लग जाता है। ये आधी रात को अपने पिताजी का पैर छू कर निकल जाते हैं। अब चिट्ठी लिख कर जाते हैं कि पिताजी हमको खोजना मत, मैं जा रहा हूँ ICS परीक्षा पास करने के लिए। आइए इंग्लैंड चले गए और वहाँ जाकर तैयारी किए। तैयारी नहीं बल्कि सफलताएं भी हासिल किए। मात्र 6 माह में, 1 साल का पढ़ाई मात्र 6 माह में पढ़कर और पास होकर ICS बनकर आए थे घर पर। इनके पिताजी को विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा बन गया है। इस समय इसका नाम IAS है, इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो भारत का सबसे टॉप एग्ज़ाम माना जाता है। माना किया जाता है ही भारत का सबसे उच्च परीक्षा भी होता है, जिसका नाम UPSC है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद इस पद पर ज़्यादा दिन तक नहीं रहते हैं। 1921 में महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के कारण से इस पद से त्याग पत्र दे देते हैं। सुभाष चंद्र बोस ICS के पद से त्याग पत्र दे देते हैं क्योंकि महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन किए थे। उसके बाद 1938 में सुभाष चंद्र बोस गुजरात हरिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। सुभाष चंद्र बोस पहली बार हरिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बने हैं, एक 1938 में और एक 1939 में। ये मध्य प्रदेश में बने थे, त्रिपुरी में। अध्यक्ष बने थे। 1939, देखिए महात्मा गांधी 1939 में चाह रहे थे ना कि कोई ऐसा अध्यक्ष बनाया जाए जो एकदम मजबूत हो, किसी के दबाव में आकर काम ना करे।
ऐसा व्यक्ति खोज रहे थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो किसी के दबाव में स्वतंत्र होकर काम करे, न डरे, डट कर रहे। तो ये खुद अपने पद पर बने रहे, कहें कि हम अध्यक्ष पद पर रहेंगे। ये ना गुजरा महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ने इसके विवाद कर दिए, विद्रोह कर दिए। महात्मा गांधी चाहते थे ना कि पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना, जो कांग्रेस का इतिहासकार था। तो इसके लिए कहा गया कि भाई दो दो पार्टी, एक सीट, दो लोग कैसे बैठेंगे। तो उसके लिए चुनाव हुआ। उधर से पट्टाभी सीतारमैया खड़ा था और इधर से सुभाष चंद्र बोस जी खड़ा थे। तो बोस जी को पहचान बहुत अच्छा हो गया था, लोग इनको पहचान रहे थे और लोगों का प्यार इनको बहुत मिला। चुनाव में भी मिला था, चुनाव से पहले भी मिल रहा था, चुनाव के बाद भी मिला है। महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारमैया को लेकर गांव-गांव में घूम रहे थे कि देखो ये मेरा आदमी है, ये चुनाव में खड़ा है, इसको वोट देना है। लोगों ने कहा कि देखिए महात्मा गांधी, आप खड़ा होते, आपका विचार अच्छा है, आप लोगों के लिए बहुत कुछ किए हैं, हम आपको वोट दे सकते हैं। इस लड़के को हम क्या जानते हैं, ये लड़का क्या किया है। उस समय का सबसे बड़ा यदि कोई लीडर था ना तो महात्मा गांधी जी थे। जिसके सर पर हाथ रख देते थे वह बड़ा नेता बन जाता था और वह जीत भी जाता था और पूरा लोग उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते थे। तो जब वोट हुआ ना तो इसमें पट्टाभी सीतारमैया हार जाता है, महात्मा गांधी को ईगो हर्ट हो जाता है और इसमें बोस जी जीत जाते हैं और ये अध्यक्ष पद पर बने रहते हैं। लेकिन गांधी जी के विद्रोह के कारण, हंगामा के कारण से इस पद को छोड़ देते हैं कि नहीं, इस पद पर हम नहीं रहेंगे। तब महात्मा गांधी जाकर पट्टाभी सीतारमैया से कहते हैं कि चलो तुम इस पद पर बैठो। उसने त्यागपत्र दे दिया। तो कहेंगे नहीं, मैं एक हारा हुआ व्यक्ति हूँ, एक हारा हुआ व्यक्ति सम्मानीय पद पर कैसे बैठ सकता है, हम वहाँ नहीं बैठेंगे। उनको भी थोड़ा सा खराब लग गया था। तब वह पद खाली था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस पद को भरे हैं। इसके बाद 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक। ये फॉरवर्ड ब्लॉक क्या होता है? तब फॉरवर्ड ब्लॉक वामपंथी के लिए था। वामपंथी मतलब होता है बायां हाथ। वाम माने बायां, पंथी माने हाथ, वामपंथी बायां हाथ है। कांग्रेस का ये एक बायां हाथ है जो कांग्रेस की मजबूती देगा। इसके लिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। हम कांग्रेस में नहीं रहकर, हम कांग्रेस से बाहर रहकर कांग्रेस को मजबूत करेंगे। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी 1940 में भाषण दे रहे थे, भड़काऊ भाषण। भड़काऊ भाषण के कारण से सुभाष चंद्र बोस को जेल हो जाता है, देशद्रोह के आरोप लगता है। इनका भाषण सुन लेते ना तो ये पानी में आग लगाने वाला भाषण देते थे। एक है इसमें से, दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत की है, नादा ना समझ लहरों को, भूल गए एक बार फिर से, सॉरी। दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत की है, नादा ना समझ लहरों को, नहरों ने ध्यान पर से हट गया है। दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत की है, नादा न समझ इनको लहरों ने बगावत की है। हम परवाने हैं मौत समाना मरने का है, खौफ किसे करे ये तलवार तुमको झुकना पड़ेगा, क्योंकि गर्दन ने बगावत की है। इनका एक भाषण स्पीच हुआ करता था, बहुत खतरनाक स्पीच देते थे।
इसके बाद 1940 था ये। 1941 में इनको जेल हो जाती, ये 1940 में जेल हो जाता है और 1941 में रिहा होते हैं, इनको रिहाई मिल जाती है। देखिए बेल अलग है, जेल और बेल, तो बेल अलग है। बेल होता है ना कि आपको रिहाई दी जाएगी, लेकिन एगो असीमित के लिए, आपको जब मन करेगा तब हम टांग लेंगे, फिर बुला लेंगे। और ये चले गए 1941 में ही चले गए थे जर्मनी। 1941 में चले गए थे जर्मनी। 1941 में जब जर्मनी गए तो जर्मनी का शासक था हिटलर। हिटलर के सामने कोई जाने में संकोच रहा था, डर रहा था, बहुत तनाशाह व्यक्ति था, कोई डरी जा नहीं रहा था। सुभाष चंद्र बोस जी गए उनके ऑफिस में। हिटलर अपने जैसा 12 गो रूप वाला व्यक्ति रखा था, 12 रुपया जिसे कहा जाता है। एक आया, ये बैठे थे, कुछ देर के बाद कहे कि आप हिटलर नहीं हो। कहे कि नहीं मैं ही हिटलर हूँ। तो कहेंगे नहीं आप हिटलर नहीं हो, जाओ दूसरे को भेजो। ऐसे करके 5 गो हिटलर आया जो नकली था, 6वां में असली हिटलर आया। ये खड़े हो गए और इनको इज्जत दिए। तो हिटलर ने पूछा कि ये बताओ जो नकली आया था उसको पहचाने कैसे? तुम तो पहचान हमको नहीं रहे थे, कभी देखा भी नहीं हो, फिर भी। तो बोले कि देखिए वो लोग एक गलती कर रहा था, हम बैठे थे ना तो हमसे हाथ मिला रहा था। आज जो बड़ा व्यक्ति होता है ना वो पहले हाथ नहीं बढ़ाता है, जब हम बढ़ाएंगे, जब दूसरा व्यक्ति बढ़ाएगा तब ये बढ़ाता है मिलाने के लिए। कहेंगे भाई बहुत तुम दिमागी व्यक्ति हो। उसी समय सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहे थे, तो हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था और वो अपने उनसे बहुत खुश हुआ था, क्योंकि कहते कि यदि ये लड़का यदि चला जाएगा विपक्ष में या दुश्मन की तरफ तो मेरे को पहचान लेगा ये, तो इसलिए इनको बहुत इज्जत दिया था। तो बोले कि क्या चाहिए तुमको? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहे कि जो भारतीय सैनिक को बंदी बनाए हैं उसको दीजिए, क्योंकि तुम्हारे लायक वे नहीं है, वे क्या करोगे उनको ले जाकर, वे कैदी है सब है। तो कहें कि नहीं ये कैदी नहीं है, आप दीजिए उनको, रिहा कीजिए, हम उनको एक सेना बनाएंगे, अंग्रेज के लिए लड़ेंगे हम लोग। कहेंगे ठीक है, तुम पर भरोसा कर रहे हैं। आंख मूंद कर हिटलर भरोसा किया था। पूरा सैनिक 1000 से ज़्यादा सैनिक थे, सबको रिहाई करवाएं और रिहाई करवा कर लेकर चले गए सीधे जापान में। जो हिटलर जो था ना ये सुसाइड कर लिया था। अपने पत्नी ब्राउन और हिटलर बंकर में गए थे। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से जो मित्र राष्ट्र का सेना था ना घेर लिया था। तब ये बंकर में जाकर दोनों प्राणी अपने आप को सुसाइड कर लिए थे। यहाँ हिटलर खड़ा हो गया और अपने पत्नी को खड़ा किया था। पत्नी उसकी तो छोटी नाटुर थी, तो उसके लिए कुर्सी लगा दिया था नीचे कि तुम हमारे बराबर लेवल के आ जाओ, और उसके लेबर के आ गई थी, बराबर आ गई थी। और इधर से गोली मारा ना, एक के गोली मरबे किया, आर पार हो गया था। अब ब्राउन को भी जाकर लगा, उसके भी आर पार हो गया। डरी जितने सेना थे बाहर इनके सुरक्षा में इनके साथ हैं, कोई अंदर नहीं जा रहा है बंकर में, सब डर रहा है सब। 2 दिन बाद जब पूरा छाप लिया ध्रुव राष्ट्र मित्र राष्ट्र की सेना ने, तब लोग गया तो देखा कि ये तो सुसाइड कर लिया है, आत्मसमर्पण कर दिया सब। जर्मन मित्र राष्ट्र की ओर था। मित्र राष्ट्र में 3 देश थे। मित्र राष्ट्र में 3 देश थे, जर्मनी,
जापान, ईरान, ये मित्र राष्ट्र, सॉरी हम गलती बोल दिए, ये ध्रुव राष्ट्र के थे। क्या थे? ध्रुव राष्ट्र के। अब मित्र राष्ट्र में थे चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र, रूस कहो ना उसको, रूस इतने थे मित्र राष्ट्र में। द्वितीय विश्व युद्ध में 70 देश भाग लिया था, 70 देश, और इसमें जीत मिली थी मित्र राष्ट्र को। ध्रुव राष्ट्र हार गया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। इसमें सबसे बड़ा यदि कोई था ना तो जर्मनी और जापान था। द्वितीय युद्ध हुआ था, विश्व द्वितीय युद्ध है, यदि जर्मनी इसमें जीत जाता ना तो भारत 1942 में आज़ाद हो जाता। आइए, तो जर्मनी से लेकर पूरे सैनिक को जापान चले जाते हैं, और जापान में ले जाकर वहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग जापान से मिलता है, और उसके बाद इन लोगों को आज़ाद हिंद फौज में डाल देते हैं। जापान सुभाष चंद्र बोस को अंडमान निकोबार द्वीप दे देता है, और सुभाष चंद्र बोस अंडमान को शहीद और निकोबार को स्वराज नाम रख देते हैं। उसके बाद जितने सैनिक थे उनको ले जाकर सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज के शामिल कर देते हैं, और वहीं से सिंगापुर से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहे थे। 4 जून 1944 को, 4 जून 1944 को कहे थे। चलिए, अंडमान क्या नाम रखे थे? शहीद। और निकोबार स्वराज सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट में मिला था। अंडमान निकोबार गिफ्ट में मिला था। अब चालू होगा आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, जितना हम बता रहे हैं तुमको ना, उतने कोशिश करना कलम पेन से लिखने को। स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेते जाओ, स्क्रीन जल्दी 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 जल्दी। चलो, हो गया। आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज का विचार, आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह को आया था कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किया जाए। लेकिन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक रास बिहारी बोस थे।
तो विचार आया था, विचार, कैप्टन मोहन सिंह, लेकिन इसका संस्थापक थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। सुभाष चंद्र बोस 4 जुलाई 1945, 4 जुलाई 1943, 4 जुलाई 1943 में आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन बनते हैं। और इसी समय 1943 में सुभाष चंद्र बोस जितने अपने सैनिक रखे थे, ट्रेनिंग दिए थे, उनको आज़ाद हिंद फौज में शामिल कर देते हैं, सिंगापुर में करते हैं। और सिंगापुर से ही जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा दिए थे। जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा किसने दिए थे? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। ठीक। वास्तविक कैप्टन माने वास्तविक संस्थापक सुभाष चंद्र बोस को माना जाता है, क्योंकि रास बिहारी बोस 70 साल के हो चुके थे। इनसे कुछ हो नहीं रहा था। 70 साल का व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है, उतना सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, उतना फुर्तीला नहीं रहते हैं। कैप्टन थोड़ा सा मजबूत चाहिए। कहा जाता है कि यदि चूहा के सैनिक को कैप्टन शेर को बना दिया जाए तो पूरा चूहा शेर बन जाएगा। यदि पूरा शेर के सैनिक को कैप्टन चूहा को बना दिया जाए तो पूरा शेर चूहा बन जाएगा। कैप्टन मजबूत रहेगा ना तो सेना भी मजबूत रहेंगे, मजबूती के साथ उन लोगों को हैंडल करेगा। जो मनोबल होता है उन लोगों को कम नहीं होने देगा। तो थोड़ा कैप्टन एकदम तगड़ा होना चाहिए। तो सुभाष चंद्र बोस जी के बहुत तगड़ा कैप्टन थे। तो वास्तविक में जो आज़ाद हिंद फौज का जो दर्जा मिला था, रुतबा मिला था, एक पहचान मिला था, तो सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से मिला था। और इन्होंने 18 अक्टूबर 1943 में ही 18 अक्टूबर 1943 में ही आज़ाद हिंद सरकार का गठन करते हैं। नेक्स्ट, जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर से भारत आ रहे थे तब इनको म्यांमार में ऊपर से हवाई हमला हो गया था। तो जितने इनके सैनिक थे उन सबको बंकर में छिपा दिए थे, पूरे सैनिक को बंकर में छिपा दिए। जब माहौल शांत हुआ तो बंकर जो होता है, बंकर जो होता है कि पत्थर उत्थर का बना दिया जाता है जहाँ बम गोला बारूद का असर नहीं पड़ता है। तो बंकर से जब सैनिक निकलते हैं देखने के लिए कि कितना क्षति हुआ है, तो जब बाहर आकर देखते हैं कि एक व्यक्ति खड़ा है जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं। इन्होंने छिपने के लिए भागे नहीं थे, वहीं डट कर खड़े रहे। लोग का आँख खुला का खुला रह गया था कि बताइए, हम लोग डर के मारे बंकर में भाग गए थे। तो ये मणिपुर पहुँचे, भारत में आए थे, मणिपुर आए।
इनका सहयोग जापान सैनिक थे। जापान के सैनिकों के साथ में मणिपुर में आए थे। फिर वहाँ से इन लोगों के साथ में ही जापान चले गए। जब जापान में गए तो जापान में अमेरिका ने परमाणु हमला कर दिया। 6 अगस्त और 9 अगस्त 6 अगस्त 1945 परमाणु हमला किया था। जो छोटा बम था, लिटिल बॉय नाम था, जो छोटा बम था। इसे हिरोशिमा पर पटका था। हिरोशिमा लोगों को लगा कि तो छोटा सा एक बम है, धुआं देकर रह जाएगा, लेकिन परमाणु बम 12 घंटा बाद असर दिखाता है। आप सूंघिएगा AM में, मरिएगा PM में, सूंघिएगा PM में तो मरिएगा AM में 12 घंटा बाद। तो आज भी जहाँ परमाणु बम गिरा है हिरोशिमा में, वहाँ के यदि मिट्टी आप अपने हाथ में उठा लीजिएगा ना, तो समझिए कि यमराज से मुलाकात हो गया, यमराज बुला लिया तुमको। 9 अगस्त 1945 फैटमैन इसका नाम था। फैटमैन जो 12 था, ये छोटा सा एरिया में गिरा था, और फैटमैन 12 एरिया, नागासाकी 12 था। साकी जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। सबसे बड़ा आत्मसमर्पण यदि हुआ था तो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने किया था। ये युद्ध को देखते हुए सुभाष चंद्र बोस वहाँ से निकल गए। बताइए, जब परमाणु बम गिरा था ना, तो सुभाष चंद्र बोस जी वहीं पर थे और वहाँ से निकल गए। लेकिन जब ताइवान में एक जगह है फार्मूसा, वहीं पर विमान हादसा हो गया और सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हो गई, आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। इसका पुष्टि ढेर लोग सही से नहीं बताते हैं, और माना यही जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु विमान हादसा में हो गया था फार्मूसा में। तो ताइवान दिख रहा है ना, 1 मिनट। चलिए ठीक है। 18 अगस्त 1945 ताइवान का एक जगह था फार्मूसा, विमान हादसा हो गया था। हादसा में इनकी मृत्यु हो गई। और जो जापान था 4 दिन बाद बतलाता है, 22 अगस्त 1945 को यह घटना भारत को बतलाता है। जितने आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे, उन सैनिकों के ऊपर अंग्रेज ने लाल किला मुकदमा कर दिया, मुकदमा चलने लगा। इन मुकदमों में आज़ाद हिंद फौज के वकालत के लिए जवाहरलाल नेहरू जी थे, तेग बहादुर थे, तेग बहादुर, एनके काजू, 3 लोगों जाकर लाल किला में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के वकालत किए थे, और ये जीत जाते हैं और इन लोगों को बचा लेते हैं। तो
आज के लिए इतने रहने देते हैं, फिर कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।